इस क्वेश्चन में देखिए आप कि दो वर्नियर कैलिपर हैं और जिनका मेन स्केल सेम है और मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है, यानी ये जो है ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया 1 mm, क्योंकि ये देखिए आप कि ये एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो वर्नियर कैलिपर जो दिए हैं उनमें पहला जो है उसमें 10 जो वो है वर्नियर स्केल डिवीजन 10 VSD जो है वो बराबर है 9 MSD। तो 1 VSD हो गया 0.9 MSD और 1 MSD 1 mm है, तो 1 VSD हो गया 0.9 mm। ठीक है, तो लीस्ट काउंट अगर मैं बोलूँ तो लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, तो लीस्ट काउंट होगा 1 mm माइनस 0.9 mm, यानी 0.1 mm। अब अगर मैं MSR की बात करूँ मेन स्केल रीडिंग, तो आप ये देखिए कि मेन स्केल रीडिंग होगी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, पर ये सेंटीमीटर में ध्यान रखिए, तो ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। और जो VSR होगा वो होगा आप ये देखिए कि ये जो वर्नियर स्केल है इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो वो होगा 7 इंटू 0.01 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, इसलिए 0.01 ले रहा हूँ। तो जो वैल्यू आएगी, जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा 2.8 प्लस 0.07, यानी 2.87। तो फर्स्ट वाले में 2.87 होगा, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमको सेकंड वाला चेक करना है, तो सेकंड वाले को मैंने थोड़ा सा देखिए, सेकंड वाले में एक डेटा और दिया हुआ है कि सेकंड वाले में 10 VSD 11 MSD के बराबर है, यानी ये अनकन्वेंशनल वर्नियर कैलिपर है, जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होता है उससे अलग। तो बच्चों ये मैंने इसका स्केल बनाया है। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक सिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिक अपना जो ट्रिक होता है वो वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे एक आपको ट्रिक सिखाता हूँ। आप ये देखिए कि अगर आप देखेंगे कि ये डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, हम इसको मार्क लगा लेते हैं ये, तो यहाँ तक जो मेन स्केल की वैल्यू है वो है 3 पॉइंट, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है 3.6 ये वैल्यू। और यहाँ तक इस डिवीजन तक ये आप देखिए, तो ये आपको जो दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा और सीधा बना देता हूँ, तो ये जो है ये है 2.5678 2.8। तो अगर हम एक सिंपल सी बात को देखें कि ये जो लेंथ है वो इस मेन स्केल पे नापें अगर, या फिर वर्नियर पे नापें, तो बराबर ही आनी चाहिए। तो मेन स्केल पे तो ये 3.6 सेंटीमीटर है, और वर्नियर स्केल पे आप देखो तो ये है 2.8 प्लस ये वैल्यू। तो ये जो x होता है, ये x होता है एक्चुअली हमारा VSR। MSR तो 2.8 हो ही गया, तो ये x VSR है। तो इसको कैसे निकाला जाए वो आपको देखिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि 3.6 जो है सेंटीमीटर वो बराबर है 2.8 सेंटीमीटर यहाँ तक प्लस x प्लस ये VSR की रीडिंग। तो अभी देखिए वर्नियर का 7th डिवीजन है ये, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्लस 7 VSD। अब एक डेटा और हमें दिया हुआ है कि 10 जो VSD हैं वो 11 MSD से कोइंसाइड होते हैं, तो 10 VSD आर इक्वल टू 11 MSD। तो 1 VSD कितना हो गया, 1 VSD हो गया 1.1 MSD, और 1 MSD जो हमने देखा था तो 1 MSD था 1 mm, तो ये हो गया 1.1 mm। तो ये हो गया 3.6 माइनस 2.8 विच इज़ 0.8, और ये हो गया x प्लस 7 इंटू 1.1। अब आप ये गौर कीजिए कि ये जो
0.8 है, ये तो सेंटीमीटर में है और ये है मिलीमीटर में, तो हमें इसे सेम यूनिट कन्वर्जन में लाना है। तो हम अगर हर जगह मिलीमीटर में करेंगे तो ये जो 0.8 था ये मिलीमीटर में 8 हो जाएगा, तो x आ जाएगा आप देखिए 0.03। ठीक है, ये कैसे आया, 7 माइनस इनफैक्ट 0.3 mm, ये x आ गया VSR। तो अब जो रीडिंग होगी वो होगी MSR प्लस VSR। तो MSR है 2.8, ठीक है, ये देखिए आप 2.5678 प्लस VSR विच इज़ 0.03 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ इसलिए, तो ये हो जाएगा 2.83। तो एक रीडिंग तो 2.83 आएगी सेकंड वाले में और एक पहले वाले में 2.87 आएगी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लिया इनिशियली 3000 थे और ये देखा गया कि एक सेकंड में 1000 प्लस माइनस 40 न्यूक्लिया डीके हो गए। तो हमें बताना है कि जो लेमडा को फाइंड करने में एरर है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि n बराबर होता है n0 e⁻⁻ लेमडा टी। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो ln n इज इक्वल टू ln n0 माइनस लेमडा टी और डिफ्रेंशिएट कर दूँ इसको, तो हो जाएगा ln का 1/n इंटू डी एन विद रिस्पेक्ट टू लेमडा मैं कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा वेरिएबल लेमडा है, और इधर हो जाएगा ln n0 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस ये हो जाएगा t इंटू डी लेमडा। तो डी लेमडा जो होगा वो होगा dn/n इंटू टी। ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो dn जो है वो है 40, ये आप देखिए, और जो टाइम है वो है आपका 1 सेकेंड, और जो n है n यहाँ पर होगा आपका 1000, इनफैक्ट 2000 इसीलिए क्योंकि जो n है वो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लिया होते हैं। तो अगर 1000 डिके हो गए तो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लिया होंगे 2000, तो हो जाएगा 4/200 विच इज़ 2 इंटू 10⁻⁻², तो ये आएगा 0.02। तो द करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक वायर है, उसका डायमीटर हमें स्क्रू गॉज से मेजर करना है। तो स्क्रू गॉज का जो डेटा दिया है वो ये है कि जो पिच है स्क्रू गॉज की वो है 0.5 mm यानी 1/2 mm, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 50 सर्कुलर स्केल पे। तो जो लीस्ट काउंट है वो होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट हो गया 1/100 यानी 0.01 mm। अब हमें ये दिया हुआ है कि जो डेटा हमें VSR के लिए दिया हुआ है, अब ये MSR के लिए दिया है कि 4 मेन स्केल डिवीजन आर विजिबल। तो 4 डिवीजन और 1 डिवीजन की वैल्यू हाफ है, तो ये 2 mm हो जाएगा। और CSR के लिए दिया हुआ है कि 10वां डिवीजन जो है वो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, तो 10 इंटू लीस्ट काउंट, तो 0.1 mm हो जाएगा। यानी जो डायमीटर है वायर का वो 2.1 mm हो जाएगा, और जो डेल्टा डी होता है वो लीस्ट काउंट ही होता है, तो वो 0.01 mm हो जाएगा। अब यहाँ पे और डेटा दिया हुआ है कि हमको जो लेंथ नापनी है वो हमने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापी है जिसका लीस्ट काउंट 1 mm है और लेंथ है
10 सेंटीमीटर। तो लेंथ की वैल्यू mm में ही अगर मैं लूँ तो ये 100 mm आ जाएगा, और जो डेल्टा एल हो जाएगा वो लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा, यानी 1 mm। अब जो इसमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर दिया है, यानी डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये दिया हुआ है हमें 1%, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है रेजिस्टिविटी में परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला होता है आर का वो होता है रो एल बाय एरिया, एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो जो रो हो गया वो हो गया आर इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4L। तो डी डेल्टा रो बाय रो हो गया डेल्टा आर बाय आर प्लस 2 डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा एल बाय एल। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा परसेंटेज में। तो अब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 1 दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा एल हमें 1 दिया है, और ये देखिए डेल्टा एल 1 और एल 100 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा डी हमें दिया हुआ है, आप देखिए ये 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाय डी हमें दिया है 2.1। तो अभी देखिए ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस ये आ गया 2/2.1, तो ऑलमोस्ट 2.9% होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जो 1 MSD दिया हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीजन जो दिया हुआ है वो 1 mm दिया है, और 10 VSD 9 MSD से कंसाइड किए करते हैं, ऐसा दिया है। तो 1 VSD 0.9 MSD होगा, तो 1 VSD होगा 0.9 mm, ठीक है। और दूसरी बात कि लीस्ट काउंट जो होगा वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.9 विच इज़ 0.1 mm। अब जो MSR होता है मेन स्केल रीडिंग, वो उसका दिया है कि वर्नियर का 0 20 और 21 के बीच में आ रहा है। तो MSR जो होगा वो 20 इंटू 1 होगा, क्योंकि एक डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल पे 1 mm है। और VSR जो होगा वो दिया है कि 5th डिवीजन कंसाइड करता है, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट है 0.1 यानी 0.5। तो जो रीडिंग होगी वो हो जाएगी 20 प्लस 0.5 विच इज़ 20.5 mm। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखिए आप कि जो आर हमें गिवन है वो 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए गिवन है, और अगर हमें एरर निकालना है, हमें एक्चुअली आर में एरर निकालना है, और हमें दिया हुआ है कि ए में एरर है डेल्टा ए। तो हम इसे लिख सकते हैं कि डी आर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाली टर्म। तो इसका u बाय वी से करोगे तो a 1 प्लस ए बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आएगा, और डी ए तो आएगा ही, वो मैं कॉमन ले लूँगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस ए बाहर आ जाएगा, और a का 1 हो जाएगा, और डी ए जो है वो पूरे में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो डी आर हो जाएगा, ये देखिए ऊपर -1 माइनस ए -1 प्लस ए इंटू डी ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो है
प्लस ए से ए गया और ये डी आर आ गया -2 DA/1 + a का होल स्क्वायर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ एरर की तो करेक्ट ऑप्शन है बी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक स्क्रू गॉज है जिसकी पिच है 1 mm और 50 डिविजन्स हैं उसके सर्कुलर स्केल पर। तो जो उसका लीस्ट काउंट हो गया वो हो गया 1/50, यानी ये हो गया 0.02 mm। ठीक है, अब जो है जब ये हमने दोनों इसके जॉज बंद रखा है, यानी जब हम कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे, तो जो ज़ीरो है वो 0 ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन अबव द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। और इसका मतलब ये है कि देखिए आप गौर कीजिए कि अगर ज़ीरो एरर की बात कर रहा हूँ तो ज़ीरो एरर में आप जानते हैं कि जैसे आप स्क्रू गॉज को ओपन करते हैं तो ये ओपन करने में जो ज़ीरो है वो नीचे जाता है, यानी वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर की कंडीशन होती है। और यहाँ पर क्योंकि ये ज़ीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो ग्रेजुएशन लाइन से ऊपर है तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर जो होगा वो होगा 6 × लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 0.02 विच वुड बी 0.12। अब ये दिया हुआ है कि जब हमने वायर को प्लेस किया है दोनों जॉस के बीच में, तो जो MSR है वो है 3 और जो 31st डिवीज़न है CSR वो है 31 × लीस्ट काउंट विच इज़ 0.02। तो ये आप देख सकते हो ये 0.62 आ जाएगा। तो जो रीडिंग आएगी वो आएगी 3.62 mm। और अगर हम जानते हैं कि नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो जो ट्रू वैल्यू आएगी वो हमेशा ट्रू वैल्यू नेगेटिव ज़ीरो एरर को ऐड करने पे आती है। तो रीडिंग प्लस नेगेटिव ज़ीरो एरर, तो वो मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं हम नेगेटिव ज़ीरो एरर का। तो रीडिंग है 3.62 प्लस मैग्नीट्यूड है उसका 0.12, तो 3.74 mm। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखिए आप कि एक ऑब्जर्वर है ओवन जो कि पानी के सरफेस पे है और एक सोर्स है जो कि नीचे जा रही है v/5 स्पीड से, और सोर्स एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है f। अब जो साउंड की वेलोसिटी एयर में वो v है और पानी में साउंड की वेलोसिटी 4v है। पानी के अंदर एक और ऑब्जर्वर है जो कि v/5 से ऊपर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स सोर्स। तो हमें सिचुएशंस को टेस्ट करना है। तो ए ऑप्शन हमें बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय ओवन इज दिस। देखिए हमें ऑलरेडी पता है ये बात कि जो सोर्स के चलने से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो इसलिए आता है क्योंकि सोर्स के चलने से वेवलेंथ बदलती है। और जब सोर्स चलती है तो लेट्स सपोज अपरेंट फ्रीक्वेंसी f1 हो गई जो उसको सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर 1 को, तो वो होगी, हम जानते हैं फॉर्मूला v/v - vs × f। तो v तो v है ही, v - vs जो है यहाँ माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि सोर्स उसकी तरफ आ रही है। तो vs है v/5 × f। तो आप ये देखिए कि ये 5f/4 आ रहा है और v से v कैंसिल हो गया, ये एलसीएम लिया तो यहाँ ऊपर आ गया 5 - 1 4 और 5 ऊपर आ गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑब्जर्वर 1 को सुनाई दे रही है। और अगर मैं बात करूँ कि वेवलेंथ जो ऑब्जर्वर 1 को सुनाई देगी वो होगी वेवलेंथ होती है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड है यहाँ पर v पानी हवा में, फ्रीक्वेंसी है 5f/4। तो जो वेवलेंथ उसको ऑब्जर्व होगी वो होगी 4v/5f। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब जो फ्रीक्वेंसी
O2 को सुनाई देगी, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये वेवलेंथ जब यहाँ तक पानी तक साउंड आई तो वो एंट्री जब कर रही है पानी में तो उसकी वेवलेंथ है λ/O1। अब जब वो पानी में साउंड एंट्री कर लेगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज होगी ऑब्वियसली मीडियम बदलने की वजह से, तो हम उसको मान लेते हैं λ/O2। तो हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ होती है साउंड की या किसी भी वेव की, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो λ/O1/λ/O2 और अगर मैं इसको स्पीड के उसमें बात करूं तो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम बोलेंगे v ऑफ साउंड इन एयर जो कि v है, और v ऑफ साउंड इन वाटर जो कि हमें 4v दिया हुआ है। तो v से v अगर कैंसिल हो गया तो आप देखिए कि λ/O2 जो आएगा वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ λ/O1। तो जो λ/O2 आएगा वो आएगा 16v/5f। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब हम देखें कि फ्रीक्वेंसी जो O2 को ऑब्जर्व होगी वो क्या होगी। तो जो O2 है वो ऑब्जर्वर है और वो इसकी तरफ चल रहा है। तो और हम जानते हैं कि ऑब्जर्वर के चलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, इनफैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी बदलती है। इनफैक्ट वेवलेंथ नहीं बदलती साउंड की जो उसे ऑब्जर्व हो रही है, पर रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाती है साउंड की उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए फ्रीक्वेंसी कुछ और सुनाई देती है। तो अगर हम यही बात बोलें कि जो λ/O2 है वो है 16v/5f, ये लैम्डा वेवलेंथ जो सुनाई दे रही है उसको, और अगर उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो निकालनी है हमें FO2, तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी कि v रिलेटिव ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड। तो साउंड जो है पानी में वो 4v से चल रही है और उस ऑब्जर्वर की स्पीड है v/5 साउंड की तरफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और ये है 16v/5f। तो ऊपर आप देखिए कि ये 21v/5 आ रहा है और नीचे आ रहा है 16v/5f। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 21f/16। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में ये एक वेव है जो इस तरफ जा रही है, राइट साइड में ये दिया हुआ है कि वेव इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट। अब हमें बताना है ये जो PQR पॉइंट्स हैं इनकी स्पीड के बारे में बात करनी है। तो मैं एक ट्रिक हमेशा सिखाता हूँ। वो ट्रिक ये है कि अगर आप वेव की वेलोसिटी, वेव पे अगर एक रोप पे वेव चल रही है तो जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आपको प्रेडिक्ट करनी है तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप ये देखिए ये वेव ऐसी है, तो अभी वेव अगर आगे जा रही है तो ये जो साइड है पीछे वाली ये वेव की बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पता लगानी है जैसे Q की, तो Q के पीछे वाली वेव को देखिए, तो Q के जस्ट पीछे जो वेव है इससे ऊपर है, दिख रहा है Q थोड़ा नीचे और ये थोड़ा ऊपर है, तो Q ऊपर जा रहा होगा। यानी जो पीछे वाली वेव अगर ऊपर है तो पॉइंट ऊपर जाएगा और पीछे वाली वेव अगर नीचे है तो पॉइंट नीचे जाएगा। जैसे R, तो R के पीछे वाली वेव भी देखिए कि R के पीछे वाली वेव ऊपर है तो R भी ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि P की बात करूँ तो P के पीछे वाली वेव देखिए नीचे है तो P नीचे जा रहा होगा। तो एक तो ये गलत हो गया और दूसरा कि Q और R की वेलोसिटी में माइनस आएगा, ये गलत है क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में है। तो डी ऑप्शन सही है और डी इसलिए सही है क्योंकि अगर आप गौर करोगे कि R जो ये मीन पोजीशन है यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये मीन पोजीशन SHM में है। तो अगर SHM में देखें तो R का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन सेम है, तो इनकी स्पीड और भी सेम होगी और डायरेक्शन सेम है ही, वो हमने देख लिया।
और सी ऑप्शन की बात करूं तो देखिए सी जो पी पॉइंट है वो अपने मीन पोजीशन से पास हो रहा है, और मीन पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए सी जो पॉइंट पी है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और क्यू और आर की स्पीड बराबर होगी पर पी से कम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शंस इसमें हैं सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो वेव हैं, एक तो ये है y1 इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी और दूसरी है y2 इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दोनों वेव जो हैं ये एक जगह सुपर इम्पोज हो रही है और उससे कुछ इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी अचीव्ड at any point is twice to the intensity of either wave if this। हम पहले से ही जानते हैं कि जो अगर I1 I2 बराबर होते हैं तो जो I मैक्सिमम होता है वो होता है, लेट्स सपोज ये I है तो ये 4I होता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ आइदर वेव, और ये तब होता है जब फेज डिफरेंस 0 होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है 2A, ऑब्वियसली A प्लस B होता है तो वो 2A हो जाएगा। तो ये भी ट्वाइस है जब 5-0 है, और जब इंटेंसिटी 0 होती है तो ये मिनिमा होता है और एम्पलीट्यूड भी 0 हो जाता है, और इस पॉइंट पे जो फेज़ डिफरेंस होता है वो पाए का ऑड मल्टीपल होता है, तो ये पाए भी है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट। तो इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं बी, सी और डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो सोर्सेज हैं पी और क्यू जो वेवलेंथ 20 एमिट करते हैं साउंड की, और इनके बीच की दूरी है 5 मीटर्स। ए बी और सी। अच्छा, 5 को हम देख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये दूरी डी है तो डी है लैम्डा बाय 4, ठीक है, क्योंकि लैम्डा 20 है, तो मैंने डी को लिख दिया लैम्डा बाय 4। अब हमें इनसे जो वेव्स निकल रही हैं वो ए बी और सी पर जाके सुपर इम्पोज होती हैं और इंटरफेरेंस करती हैं, और ये भी गिवन है कि जो वेव पी से निकलती है वो क्यू वाली वेव से अहेड है π/2, मतलब बाय बर्थ, यानी जब बाय सोर्स उन वेव्स में एक ऑलरेडी फेज डिफरेंस है π/2 का और पी वाली वेव अहेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले सी की बात करूं तो एट सी, देखिए ए ऑप्शन की बात करते हैं कि बी पॉइंट पे जो वेव्स का फेज डिफरेंस है वो 180 है, वो चेक करते हैं। देखिए बी पॉइंट पे पी वाली वेव जल्दी पहुंचेगी और क्यू वाली वेव देर से पहुंचेगी क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। अब आप देखिए क्यू वाली वेव को कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो एट बी डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा बाय 4 है, और लैम्डा जो होता है वो लैम्डा पाथ डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, तो लैम्डा बाय 4 इक्विवेलेंट होगा π/2 के, ठीक है। तो अब आप गौर कीजिए कि पी वाली वेव जल्दी पहुंच जाएगी, यानी पी वाली वेव जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से फेज में हाइड रहेगी π/2, और क्यू को ज़्यादा चलना पड़ रहा है इसलिए फेज में पीछे है π/2। और पी वाली वेव जो है वो जब जनरेट हुई है तब वो ऑलरेडी π/2 अहेड है, तो जो पी वाली वेव को एडवांटेज चलने से मिला वो π/2 फेज का मिला, और जो वो ऑलरेडी अहेड पैदा हुई है π/2, तो टोटल फेज डिफरेंस जो हो जाएगा π/2 प्लस π/2 वो हो जाएगा पाए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब इंटेंसिटी एट ए बी एंड सी इस रेशियो में है, तो देखिए बी पे जो इंटेंसिटी होगी, क्योंकि बी पे फेज डिफरेंस पाए है तो बी पे इंटेंसिटी होगी 0, और सी पे अगर मैं बात करूं तो एट सी, तो सी पे दोनों वेव बराबर दूरी चल रही हैं, तो चलने की वजह से तो कोई फेज डिफरेंस आएगा नहीं, पर जो बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ उन वेव्स में है फेज डिफरेंस कितना है π/2, तो π/2 अगर फेज डिफरेंस होता है तो हम जानते हैं इंटेंसिटी रिजल्टेंट हो जाती है 4 टाइम्स ऑफ आई इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, तो 5 π/2 है तो π/4। तो आप ये देखिए 4i और cos π/4 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 2i हो जाएगा।
तो सी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो ट्वाइस है, और ए पॉइंट पे अगर आप देखें तो एट पॉइंट ए आप गौर कीजिए कि क्यू वाली वेव चलने की वजह से फेज में अहेड हो जाएगी π/2, और क्योंकि पी वाली वेव बाय बर्थ अहेड है तो ये फेज डिफरेंस ए पे ज़ीरो हो जाएगा। समझे आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बाय बर्थ फेज में आगे है वो पी वाली वेव है, और चलने की वजह से, क्योंकि ए पॉइंट पी से ज़्यादा दूर है, तो चलने की वजह से पी वाली वेव पीछे हो जाएगी π/2। तो वो जो पहले आगे थी π/2 वो पीछे हो जाने की वजह से कॉम्पनसेट हो जाएगा, और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस बी पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा। तो बी पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो 4I0 बनेगी मैक्सिमम। तो अगर आप रेशियो देखेंगे ए, बी और सी पे, इनफैक्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो ए पे 4I है, बी पे 0 है और सी पे 2I है, तो रेशियो ही आएगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और फेज डिफरेंस एट ए इज 0, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट में एक रोप है, और ये लिफ्ट जो है ये ऊपर जा रही है a बराबर 2g से, और इस लिफ्ट का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो चेंज हो रहा है 0 to लैम्डा, वेरिएबल है लीनियरली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हमको ये ऑप्शंस चूज़ करने हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ वेव का। तो देखिए सबसे पहले एक पॉइंट मानिए जो नीचे से x ऊंचाई पे है, और लैम्डा की बात कीजिए तो लैम्डा म्यू जो हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, वो हो जाएगा लैम्डा बाय l इंटू एक्स, क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो टेंशन होगा वो हो जाएगा dm, स्मॉल मास dm। मतलब मैं अगर बोलूँ कि ये पूरा जो नीचे वाला मास है ये, तो इस मास को निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा म्यू dx इंटू जी। अब g जो होगा वो 3g होगा। 3g इसलिए क्योंकि एक तो mg लग रहा है और एक एक्सेलरेशन 2g ऊपर है लिफ्ट का, तो सूडो फोर्स 2mg नीचे लगेगी, तो नीचे टोटल फोर्स 3mg हो जाएगा, इसलिए जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 3g हो जाएगा। ठीक है, तो t आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू, म्यू हो जाएगा लैम्डा x बाय l और इंटू 3g इंटू dx, और लिमिट लगा दूंगा मैं 0 से x। तो ये देखिए 3 लैम्डा g बाय l और नीचे 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो अब जो है v जो होगा वेव का वो होगा अंडर रूट t बाय म्यू, तो v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t विच इज़ 3 लैम्डा g x स्क्वायर बाय 2l, और म्यू हो जाएगा लैम्डा बाय l इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3gx बाय 2। ठीक है, अब ये तो स्पीड आ गई। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वो होता है v dv बाई dx। तो आप जब ये एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v तो है अंडर रूट 3gx बाय 2, और dv बाई dx आएगा अंडर रूट 3g बाय 2, और रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/2, नीचे रूट x आ जाता है और 1/2 बाहर आ जाएगा। तो a आप देख रहे हैं कि 3g बाय 4 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट होगा हमेशा हर जगह। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन कहता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग विल बी 0, ये गलत है। अब टाइम टेकन निकालना है, तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है v है अंडर रूट 3gx बाय 2, v इज इक्वल टू अंडर रूट 3gx बाय 2, और ये आप लिख सकते हैं dx बाय dt। तो dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाय 3g, और ये dx बाय ये रूट x, और लिमिट 0 से t और लिमिट यहाँ पर 0 से l। तो t बराबर अंडर रूट 2 बाय 3g, और रूट x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आप देखिए कि ऊपर 2 आ जाएगा
और रूट एक्स ऊपर आ जाएगा, लिमिट 0 से L, तो t हो जाएगा √8L/3g। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सही जवाब है बी और सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक एक्सपेरिमेंट में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में हम एक पेंडुलम का टाइम पीरियड लिखा है किसी भी पीरियोडिक मोशन का, t बराबर 2π√7r-r/5g। यहाँ पे r और r में जो मेजरमेंट किया है उसमें एरर 1 है और उनकी वैल्यू 60 है कैपिटल R की, और स्मॉल r के लिए एरर 1 है और वैल्यू 10 है। और हमने टाइम पीरियड के लिए 5 सक्सेसिव मेजरमेंट्स लिए हैं ये, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमने जिस क्लॉक से टाइम का मेजरमेंट किया है वो क्लॉक का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि स्मॉल r में जो परसेंटेज एरर है वो Δr/r इंटू 100 होगा। तो Δr है 1/r है 10 और इंटू 100 हो गया, तो ये 10% हो गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो आप ये देखिए कि जो टी एवरेज होगा, टी मीन, वो होएगा 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 2.78 डिवाइडेड बाय 5 यानी 0.56 हो जाएगा। और अगर आप Δt1 निकालोगे तो Δt1 क्या होगा, 0.52 माइनस 0.56, और आप सारे एरर्स का मीन निकाल लोगे तो Δt मीन जो आएगा वो आप देखिए 0.02 आएगा। तो आप जब भी मीन निकालेंगे तो सबका मॉड ऐड करना है आपको, नेगेटिव लेके ऐड नहीं करना है, वो 0 ही आएगा। तो आपको सबका मैग्नीट्यूड ऐड करना है। तो Δt मीन आ गया 0.2। तो अब अगर आप टाइम पीरियड में एरर निकालेंगे तो Δt/t आ जाएगा 0.02। इनफैक्ट ये 0.02 है, 0.02 अपॉन 0.56 इंटू 100। तो ये ऑलमोस्ट 3.57% के आसपास आएगा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन गलत हो गया। और जी में एरर की बात करूं तो आप ये देखिए कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो है 2π√7r-r डिवाइडेड बाय 5g। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू 7r-r डिवाइडेड बाय 5g। तो g जो हो गया वो हो गया 4π² बाय 7, इनफैक्ट बाय 5 इंटू 7, और ये हो गया r/r r-r डिवाइडेड बाय t²। ठीक है। तो अब यहाँ आप देखिए Δg/g जब आप लिखेंगे तो लेट सपोज ये टर्म है z, तो ये होगा Δz/z प्लस 2Δt/t। अब Δz क्या होगा, Δz होगा Δr प्लस Δr। ठीक है। तो Δr कितना है 1 और Δr 1। तो आप ये देखिए कि हो गया Δz हो गया 2 और z की वैल्यू हो गई 60 माइनस 10। 60 माइनस 10 की वैल्यू आएगी 50। तो Δg/g आ जाएगा 2/50। ये 2 है, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, 2/50 प्लस 2 इंटू 3.57। तो आप ये देखिए कि जो ये तो देखिए 3.57 तो परसेंटेज में ही है, तो इसको अगर परसेंटेज में लाना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 200/50 प्लस 2 इंटू 3.57। तो 200/50 देखिए ऑलमोस्ट 4 हो गया, और ये हो गया प्लस ऑलमोस्ट 7, तो ये
11% हो गया। तो जो एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी है वो 11% है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये दो आइडेंटिकल लाउड स्पीकर हैं जिनमें डिस्टेंस 2 मीटर का है। अब एक डिटेक्टर को इस लाइन पे चला रहे हैं हम, बीसी लाइन पे, और हमें बताना है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इस लाइन पे कोई मिनिमा ना मिले। तो देखिए आप इस बात को ऑब्जर्व कीजिए कि एट इन्फिनिटी पार्ट डिफरेंस 0 है और इस पोजीशन पे पार्ट डिफरेंस 2 है। यानी अगर आप इस लाइन पे आगे जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो 2 है। अब अगर ये जो पार्ट डिफरेंस 2 है यानी डेल्टा एक्स जो कि 2 है, अगर ये लैम्डा बाय 2 हुआ तो लैम्डा हो जाएगा 4। तो आप देखिए कि अगर ये लैम्डा बाय 2 है यानी यहाँ पर बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, इनफैक्ट फर्स्ट मिनिमा। तो अगर आप आगे जाएंगे तो लैम्डा बाय 2 से कम ही होगा फेज डिफरेंस, तो कोई और मिनिमा नहीं मिलेगा। तो जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए यहाँ मिनिमा मिलेगा इस लाइन पे, वो इस पॉइंट पे आएगी। तो लैम्डा 4 है और लैम्डा होता है v बाय एफ। तो लैम्डा जो है वो तो 4 है और f हो जाएगा v बाय लैम्डा, और v है 332, लैम्डा है 4, तो ये हो जाएगा 83 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर है 83। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये पाइप जो है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये ओपन है और दोनों अपने सेकंड लोएस्ट में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो हार्मोनिक्स आते हैं वो ऑड आते हैं, तो जिसमें जो लोएस्ट होता है वो फर्स्ट होता है और जो सेकंड लोएस्ट होता है वो थर्ड होता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 3v/4 LA, और इसका सेकंड लोएस्ट, इसमें सारे हार्मोनिक आते हैं तो इसमें सेकंड लोएस्ट होगा सेकंड हार्मोनिक, यानी 2v/2 LB। और इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप देखिए कि 3v/4 LA इज इक्वल टू v/LB। तो v से v कैंसिल हो गया और ये हो गया 3/4, और LA की वैल्यू आप देखिए 3/2 हो जाएगी और ये 1/LB हो जाएगा। तो LB आप देख सकते हैं कि 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में अब देखिए कि एक S सोर्स है जो F फ्रीक्वेंसी के साउंड एमिट करती है और R रिसीवर है। सोर्स और रिसीवर दोनों ही रेस्ट पे हैं, पर ये दीवार चल रही है। तो होगा ये कि एक तो रिसीवर को साउंड सीधी सुनाई देगी सोर्स से, और एक जो सोर्स की साउंड आगे दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो सुनाई देगी। तो जो सीधी सुनाई देगी वो तो डायरेक्ट ट्रू फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन भी नहीं हो रहा और दोनों खुद ही रुके हुए हैं। पर जो दीवार से टकरा के आएगी वो कुछ और होगी। तो सबसे पहले एफ वॉल अगर अपन निकालें तो एफ वॉल में सोर्स रुका हुआ है और ऑब्जर्वर वॉल है और वो चल रही है, दूर जा रही है। तो v-v/v/f फार्मूला बनेगा। तो एफ वॉल जो होगा वो हो जाएगा v जो साउंड की स्पीड है, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा u डिवाइडेड बाय v/f। अब यही लौट के वापस आएगी, और अब जो ऑब्जर्वर है वो r है और सोर्स है वॉल। तो F2 जो होगा वो होगा अब देखिए आप, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, सोर्स दूर जा रही है, तो फॉर्मूला बनेगा v/v+vs इनटू एफ वॉल। तो F2 हो जाएगा अब v/v+vs, और vs की वैल्यू होगी यहाँ पर u इंटू एफ वॉल की वैल्यू जो है वो है v-u/v/f। तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो F2 आ जाएगा v-u/v+u इंटू f। तो ये दिख रहा है मुझे कि F2 जो है वो f से कम है, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी f बीट
वो हो जाएगी f माइनस F2, तो हो जाएगा f कॉमन 1 माइनस v माइनस यू अपॉन v प्लस यू। तो f बीट हो जाएगा यहाँ पर f इंटू, देखिए v प्लस यू ऊपर लाऊंगा तो आप देखेंगे ये 2v अपॉन v प्लस यू हो जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट ये हो जाएगा 2u, सॉरी, ये हो जाएगा 2u। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू जो है वो 2 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक साउंड सोर्स से साउंड एमिट हो रही है और 10 मीटर के डिस्टेंस पे लाउडनेस है 20 डेसिबल्स। तो हमें बताना है कि किस डिस्टेंस पे जो लाउडनेस ज़ीरो हो जाएगी, यानी साउंड सुनाई नहीं देगी, तो ये करना है। तो हम जानते हैं कि डेसिबल में जो इंटेंसिटी होती है आई, वो होती है 10 log बेस 10, और ये इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर में, तो इसको अपन आई अपॉन आई नॉट। तो देखिए एट 10 मीटर जो डेसिबल में इंटेंसिटी है वो 20 है, और ये 10 log, इसको मैं ले लेता हूँ जो I1 ले लेता हूँ, और ये आई नॉट, और जो ज़ीरो हो जाएगी जब, तब सुनाई नहीं देगी, तो ये 10 log I2 बाय आई नॉट। तो अगर मैं माइनस करूं, डिवाइड मत कर दीजिएगा, इसको माइनस करना है, तो 20 किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 2 किया मैंने, तो हो जाएगा 10 और log I1 बाय I2, आप देख सकते हैं। और आपको ये पता है कि I जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो I1 बाय I2 हो जाएगा D2 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको, ये हो गया 2, और 2 बराबर है log बेस 10 I1 बाय I2, और I1 बाय I2 हो जाएगा 10 टू द पावर 2। तो D1 इज इनफैक्ट D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। D1 10 मीटर था, तो जो D2 आएगा स्क्वायर वो आ जाएगा 10 टू द पावर 4, तो D2 आ जाएगा 10 टू द पावर 2, यानी क्या आ गया 2। तो करेक्ट आंसर है 2। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हम रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक ट्यूनिंग फॉर्क से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो रेजोनेंस कॉलम है ये फंडामेंटल हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है और इसकी लेंथ है 0.1। तो फंडामेंटल में हम जानते हैं कि V बाय 4L होता है और L है 0.1, प्लस एंड करेक्शन भी लेना है इसमें क्योंकि वही निकालना है हमें। और फिर हमने वापस इसको वाइब्रेट करा तो देखा कि ये फर्स्ट ओवरटोन में कर रहा है वाइब्रेट, पर इसकी लेंथ अब हो गई है 0.35। तो क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क तो सेम ही है, तो अगर आप इसे इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बाय 0.35 प्लस E विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 0.1 प्लस E। तो हो जाएगा 0.3 प्लस 3E जो है हो जाएगा 0.35 प्लस E। तो आप देखिए कि जो 2E है वो आ जाएगा 0.05 और E आ जाएगा 2.25 mm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा 25। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक सोर्स है साउंड का जो कि एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस है 5। ये सोर्स 320 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट करता है और ये सोर्स जो है वो 1 सेकंड यानी 1 रिवॉल्यूशन π/2 सेकंड्स में कंप्लीट करता है।
अब हमें बताना है कि एक ऑब्जर्वर है, आप देखिए कि एक ऑब्जर्वर है जो कि सर्किल के सेंटर से 30 मीटर्स की दूरी पे है ये, और ये सोर्स घूम रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसीज कितनी सुनाई देंगी ये हमें बताना है। आप ये देखिए कि अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पोजीशन से और इस पोजीशन से, तो आप ये देखिए कि ऐसा इस पॉइंट पे जब सोर्स डायरेक्टली इसकी तरफ आ रहा है आर ओमेगा से, तो इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और इस पोजीशन में जब सोर्स डायरेक्टली इससे दूर जा रहा है तो इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो अगर मैं एफ मैक्सिमम की बात करूं तो वो आ जाएगा V/V माइनस आर ओमेगा इंटू एफ, और अगर मैं एफ मिनिमम की बात करूं तो ये आ जाएगा VF/V प्लस आर ओमेगा। तो अगर आप V की वैल्यू जैसे दी हुई है यहाँ पर 300, F की वैल्यू 320, और ये दिया हुआ है हमें ओमेगा जो दिया है वो दिया है हमें 2π/π/2, तो ओमेगा 4 हो गया और आर ओमेगा हो जाएगा 20। V है हमारा 300 और F है 320। तो जब आप निकालेंगे तो ये 342 के आसपास आएगा और ये आएगा 300। तो जो डिफरेंस है डेल्टा F वो आ रहा है 42, और वो बराबर होगा 25p/7। तो P जो है वो ऑलमोस्ट 12 के आसपास आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका है 12। थैंक यू।